इस वक्त मुद्दा गर्म है कि क्या आपदा से लड़ने में ममता बनर्जी नाकाम है। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि पहले कोरोना, फिर मजदूरों की मुश्किलों और अब अम्फन तूफान में राहत के मुद्दे पर ममता पर हमले शुरू हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को भी तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने से रोक दिया गया। इससे पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता सरकार पर राहत कार्यों के लिए सेना को देरी से बुलाने का आरोप लगाया। तो राहत में देरी का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि दरअसल राहत और बचाव काम में सरकार नाकाम है और इस आरोप को लगाते हुए बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं मजदूरों के सवाल पर भी बीजेपी ममता सरकार को घेरती हुई पिछले दिनों दिखाई दी है। इस सबके बीच आपको बता दें, राज्यपाल की तरफ से भी यह कह दिया गया है कि अम्फन तूफान के दौरान सेना को बुलाने में ममता सरकार ने देरी की। तो सवाल यह है कि क्या आपदा से लड़ने में ममता नाकाम है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को जब वो जाना चाह रहे थे उनको रोका गया। तो यह सवाल बीजेपी और भी मुखर तरीके से उठा रही है। तो पहले कोरोना को लेकर ममता सरकार घिरी हुई नजर आई और उसके बाद मजदूरों के मुद्दे पर भी बीजेपी ने सरकार को घेरा और अब अम्फन तूफान में जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है उसको लेकर भी बीजेपी ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रही है। सबसे पहले देखते हैं कि पूर्वी मेदिनीपुर से जो तस्वीरें सामने आई, जहां अम्फन तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस के रोके जाने के विरोध में बीजेपी के कुछ समर्थक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि इस दौरान दिलीप घोष गाड़ी में ही बैठे रहे। तो पूर्वी मेदिनीपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जाना चाह रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, लेकिन उन्हें यहां पर रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया, उनके काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया। पुलिस के रोके जाने के विरोध में बीजेपी के कुछ समर्थक वहीं पर धरने पर बैठ गए। हालांकि ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो दिलीप घोष थे वो गाड़ी के भीतर ही बैठे रहे। बताया जा रहा है कि दिलीप घोष आगे जाना चाहते थे, लेकिन यहां पर पुलिस ने उनको रोक दिया। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता सरकार में एक बार फिर से ठन गई है। अब मसला अम्फन तूफान के राहत बचाव कार्य को लेकर उठ रहा है, जिस पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और यह आरोप लगा रही है कि ममता सरकार दरअसल आपदा से लड़ने में पूरी तरीके से नाकाम है। आज की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ममता सरकार और बीजेपी के बीच तनातनी की यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में उस वक्त देखने को मिली जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जाना चाह रहे थे और इसी दौरान उन्हें पुलिस ने रोक दिया। प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाह रहे थे। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या आपदा से लड़ने में ममता नाकाम है, क्योंकि ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त बीजेपी के नेता चंद्रबोस जुड़ चुके हैं। चंद्रबोस जी, ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है आपकी तरफ से कि ममता सरकार आपदा से लड़ने में नाकाम साबित हो रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी जो परिस्थिति है, ये तूफान के कारण इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है और जो लोग डायबिटीज और हार्ट पेशेंट है वो लोग के लिए इंसुलिन रखने का कोई व्यवस्था नहीं है, फ्रिज नहीं चल रहे। तो ऐसा परिस्थिति में एक यूनाइटेड एफर्ट होना चाहिए, एक यूनाइटेड एफर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री जी आए थे, एरियल सर्वे किया, राज्यपाल भी साथ में थे और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनके साथ गए। तो हम लोग सोचा एक यूनाइटेड पूरा एफर्ट दिया जाएगा ये समस्या का समाधान के लिए। मगर अभी जो दिख रहा है फिर ये राजनीति हो रहा है। हम लोग का जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप घोष जी, वो जाना चाहता है, देखना चाहता है कहाँ लोग के साथ रहना चाहिए, क्या समस्या है, ये देखने के लिए उनको जाने नहीं दे रहे, रास्ते में रोका रहे। ये देखिए, ये तो जॉइंट एफर्ट हम लोग को करना ही पड़ेगा। कारण पश्चिम बंगाल की सरकार, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, ये संभव नहीं है ये लोग के लिए ये समस्या का समाधान के लिए। ठीक है, तो सबको एक साथ जुड़ के ये काम आपको आगे बढ़ाना है। मगर ये नहीं हो पा रहे, तो मेरा अनुरोध है
चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं कि जॉइंट एफर्ट होना चाहिए और उसमें बीजेपी सहयोग करने की कोशिश करे, और उसी के तहत दिलीप घोष जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। हमारे साथ टीएमसी के समर्थक बादल देवनाथ भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ जी, बीजेपी कह रही है कि हम सामूहिक प्रयास चाहते हैं आपदा से लड़ने के लिए, और हम कोशिश कर रहे थे कि ममता सरकार का साथ दे। दिलीप घोष भी गए प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए, लेकिन उनको रोक दिया गया। ये राजनीति हो रही है, इस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है। क्यों की जा रही है राजनीति? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, दिलीप घोष राजनीति कर रही है। क्योंकि ममता बनर्जी ने हर जगह से मैं भी दिलीप घोष को, राहुल सिन्हा जी को, राहुल दा को मैंने अनुरोध किया। मैं अभी भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग घर में रहिए, कोरोना का समय चल रहा है। अभी भी देखिए कलकत्ता में काल भी 6-7 लोगों को मौत हो गई, और हर दिन 100 के ऊपर मरीज बढ़ रहा है। और इस समय में जो जैसे सुपर साइक्लोन हो गया, इतना बड़ा तबाही हो गया पूरा बंगाल में, 6-7 जिला बहुत ही नुकसान हुआ। इसके बाद भी देखिए दिलीप घोष काल भी कोशिश किया इधर उधर जाने का, आज भी कोशिश करा, और वो जहां पर जा रहा है वहां पर 100 के ऊपर लोग जा रहे हैं, वहां पर 1000 के ऊपर लोग खड़ा हो जा रहा है। और ऐसा ठीक नहीं है, सोशल डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो रहा है। बादल देवनाथ जी, बीजेपी कह रही है कि हम तो सामूहिक प्रयास के लिए जा रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि हम भी सरकार का साथ दें। बोलने दीजिए मैडम, बात को बोलने दीजिए। प्रयास नहीं कर रहा है, वो राजनीति कर रहा है। तो अभी उसको जाने का जरूरत है तो सरकार से बात कीजिए। मैं सरकार से पुलिस लेके जाइए, सरकार उसको सहयोगिता करेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो अचानक चला जा रहा है। आज मेदिनीपुर जा रहा है, काल जाने का कोशिश किया। ऐसा करने से क्या होगा? सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। और जहाँ पर इतना बड़ा तबाही मच गया वो बंगाल में, आप सभी को दुनिया को मालूम है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि दिलीप घोष राजनीति करने के लिए जा रहे थे, और ठीक है, हम लोग चाहते। ठीक है, इसका जवाब लेंगे हम चंद्रबोस जी से। लेकिन इस बीच राज्यपाल ने भी ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राहत कार्यों के लिए देरी से सेना बुलाने पर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया, और उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे देखकर दुख हुआ कि लोगों को बुनियादी चीजें नहीं मिल रही हैं, लोगों को भारी मुश्किल हो रही है। सेना की मदद से लोगों को बड़ी राहत मिली है। ममता सरकार ने सेना को बुलाने में देरी की, सेना 3 दिन पहले ही बुलाई जा सकती थी। तो ये ट्वीट राज्यपाल की तरफ से किया गया, और इस ट्वीट के जरिए वो निशाना साधते हुए नजर आए। बादल देवनाथ जी, अब तो राज्यपाल भी सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के साथ साथ। देखिए, मैंने राज्यपाल के बारे में एक वीडियो पोस्ट किया था 7-8 दिन पहले। राज्यपाल का काम ही है सरकार के खिलाफ। काल क्या अच्छा काम कर रही है राज्यपाल काल ही कहा है प्रदेश ममता बनर्जी का सरकार अच्छा काम कर रहा है। देखिए, इतना दिन के बाद नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? राज्यपाल का जो पद होता है वो संवैधानिक पद होता है, राजनीति से ऊपर होता है, हर दल से ऊपर होता है। आप कह रहे हैं कि राज्यपाल का काम कैसे होता है? ये क्या मैडम? बादल देवनाथ जी, आप कह रहे हैं राज्यपाल का तो काम ही ये होता है कि राज्य सरकार के कामकाज पे सवाल उठाना। देखिए, कोई राज्यपाल तो दल से ऊपर होता है ना, किसी दल का नहीं होता। देश में देखिए ना कितना राज्यपाल है, सब राज्यपाल कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? उनका काम है राजभवन से भाजपा का जो वोटर टिकट कैसे इंक्रीज किया जाए, वही कर रहा है राज्यपाल। आज काल उन्होंने किया, प्रधानमंत्री के साथ घूमा, मुख्यमंत्री के साथ एक साथ थे, उसके बाद भी आज ऐसा करने का क्या जरूरत है? राज्यपाल का काम ही है सरकार का। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि राज्यपाल खामोश रहे, कुछ ना बोले? एक बात कहना चाहता हूँ राज्यपाल को, मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आइए पूरा साउथ 24 डिस्ट्रिक्ट, हुगली, हावड़ा, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर अच्छा, राज्यपाल को आप इनवाइट कर रहे हैं, राज्यपाल को आप इन्वाइट कर रहे हैं। जब दिलीप घोष जाते हैं तो आपकी पुलिस रोक देती है। राज्यपाल का तो प्रशासन, उसका तो अलग से सिक्योरिटी है। अरे तो जब विपक्ष जा रहा है तो आप उनको भी रोक रहे हैं। प्रधानमंत्री आया, इसके लिए वो घर से निकले। प्रधानमंत्री नहीं आते तो राज्यपाल घर से आपने प्रधानमंत्री को विजिट करने दिया, लेकिन जो वहां के स्थानीय नेता हैं, अगर वो जाना चाह रहे प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए, तो क्यों रोक रहे हैं आप? आएंगे, इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे। चंद्रबोस जी, जवाब दीजिए, क्योंकि बादल देवनाथ आ रहे हैं। सर आ रहे हैं आपके पास। एक लाइन बोलने दीजिए। आप बोलिए। एक लाइन। देखिए, अभी कोरोना का समय, सुपर साइक्लोन हो गया, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का मरीज बढ़ रहा है। इस समय दिलीप घोष को दिमाग ठंडा करके उसको पॉलिटिक्स करना चाहिए। दिलीप घोष मुझसे 7 साल का दिमाग ठंडा करके पॉलिटिक्स करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप बादल देवनाथ जी? दिलीप घोष को अभी जाना जरूरी नहीं है।
उनको घर में रहना चाहिए, और घर में हो बाहर जा रहा है तो प्रशासन को पहले बताइए, मैं वहां जाना चाहता हूँ, और अचानक क्यों जा रहा है वो, अचानक क्यों जा रहा है? मैं जानना चाहता हूँ। राज्यपाल को आप बुला रहे हैं, तब भी तो कोरोना संकट है। प्रधानमंत्री को भी आपने बुलाया, हाँ बुलाया कि नहीं बुलाया? ठीक है बादल देवनाथ जी, इस बीच बता दें कि अम्फन के नाम पर ट्रेन रोकने के राज्य सरकार के फैसले पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार ट्रेनों को नहीं आने दे रही है। अम्फन ने पूरे माने राज्य के विशेष करके 4 जिलों को बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया, इसमें कोई दो बात नहीं। मगर इसके लिए श्रमिक ट्रेनों का आना बंद कर देना, ये तो हमें दंग रहे। और आपका अब तो प्रशासन कोई एक छोटा सा नहीं है, आपका तो पूरा बड़ा प्रशासन है। तो और लोग पूरे राज्य में जाएंगे, आप श्रमिक ट्रेन को किस लिए बंद कर रहे हैं? केवल और केवल एकमात्र कि आपको लगता है कि ये लोग कहीं आपके संग राजनीतिक तौर पे आपके संग नहीं है। बादल देवनाथ जी, सरकार की पुलिस ने दिलीप घोष को तो इसलिए रोक दिया, आप कह रहे हैं कि राजनीति करने के लिए दिलीप घोष जा रहे थे, लेकिन ट्रेन तो किसी पार्टी की नहीं, फिर ट्रेन क्यों रोकी जा रही है? क्योंकि ये सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है। मैडम आप बताइए एक लाइन, दिलीप घोष कहाँ जाना चाहते हैं? उसका डेस्टिनेशन कहाँ है? उसका डेस्टिनेशन क्या है? वो पहले रास्ते सड़क पर आ रहा है और सड़क पर वही बैठ जा रहा है, उसका जाना कहाँ है? उसका डेस्टिनेशन कहाँ है? सरकार को मालूम है, किसी को लेटर दिया, चिट्ठी दिया, वो प्रदेश अध्यक्ष है, एमपी है, कहाँ जाना चाहते हैं? इसको किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। एक नंबर 1। दूसरा नंबर, ममता बनर्जी ने 105 ट्रेन का आवेदन किया है, और यहाँ से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चंद्रबोस जी भी जानते हैं, ये अब 1 हफ्ते से पहले से और दिल्ली से हावड़ा ट्रेन आ रहा है, हावड़ा से दिल्ली ट्रेन जा रहा है, और हावड़ा से बसों से प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचा दिया जा रहा है। इसके बाद इसका कहने का कोई जरूरत नहीं, इस सवाल उठाने का कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा बात एक लाइन में जिससे जोड़ना चाहता हूँ, हाँ। अभी जितना तबाही हो गया, मैं कलकत्ता के अंदर 7 जिले के अंदर सभी लोगों को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, देखिए मेरा घर में 2 दिन कारण बिजली नहीं था, आज काल बिजली आ गया, मेरा घर में भी बिजली आ गया, लेकिन एनडीआरएफ काम कर रहा है, मिलिट्री काम कर रहा है, प्राकृतिक प्रशासन काम कर रहा है। ठीक है बादल देवनाथ जी, आएंगे आपके पास। माफी चाहता हूँ। ठीक है, चंद्रबोस जी से इस पर जवाब भी लेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोपों और सियासत के बीच ममता बनर्जी ने राहत और बचाव के काम पहले पूरा करने की तरजीह दी। लेकिन अभी आप कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा इधर में पहले रेस्टोरेंट ठीक हुआ को बाद में हम बात में। चंद्रबोस जी, बादल देवनाथ जी कह रहे हैं कि आप सियासत करें, ममता बनर्जी भी कह रही है कि पहले हमें राहत और बचाव का काम पूरा करने दीजिए। देखिए इतना बड़ा समस्या है, अभी राजनीति का टाइम नहीं है, हम ये मानते हैं, मगर दिलीप घोष एक सांसद है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग के पास जाना चाहते हैं, उनका समस्या का समाधान का रास्ता उन्होंने खोजना चाहते हैं, तो इसमें क्या राजनीति है हमको समझ में नहीं आ रहे। अभी जो परिस्थिति है, ममता बनर्जी एक ऑल पार्टी मीटिंग उनको बुलाना चाहिए, उनको मैन पावर का जरूरत है, तो राजनीतिक दल के पास मैन पावर होता है, आप जानते हैं, तो एक साथ मिलके इसको समाधान करना है। जो रास्ता जो प्रधानमंत्री ठीक है नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया, उसी रास्ते पे जाने से ये समस्या का समाधान हो प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं ना द्वारा, फिर दिलीप घोष क्यों जा रहे थे? चलिए इस बीच सुन लेते कि बीजेपी के नेता राजू बिस्ता क्या कह रहे हैं। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर राजनीति करने और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करने का आरोप लगाया। जैसे ही दीदी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि प्राइम मिनिस्टर आए और देखे, 24 घंटे के अंदर में हमारे प्रधानमंत्री पहुंच गए थे। और जबकि हम सबको पता है जिस तरह से बंगाल के अंदर में ममता दीदी काम करती है, आज देखिए कोविड के समय में मतलब इतनी वहाँ पे जो है लुका छिपी चल रही है, ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, उसके बावजूद भी जो है उनकी ईगो इतनी ज़्यादा है कि वो केंद्र के साथ मिल करके काम करने को तैयार नहीं है। बादल देवनाथ जी, बीजेपी का आरोप है केंद्र की सरकार ममता सरकार मिलकर काम नहीं करना चाहती है, पर मेरा सवाल तो ये है कि अगर कोई जा रहा है तो आप जाने दीजिए, आपको क्या आपत्ति है, सरकार को क्या आपत्ति है? नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडर, मैं बचपन से मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, कर रहा हूँ,
कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई एमपी हो, सांसद हो, मंत्री हो, जहां पर भी जहां पर जाना चाहते हैं, उसको गवर्नमेंट को व लोकल प्रशासन को एक जानकारी देना चाहिए। ये रूल्स है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में जंतर मंतर में जब मीटिंग करते हो, दिल्ली में प्रशासन को मुझे बोलना पड़ता है, मेरा आदमी जो है वो लोग बोलते हैं, लेकिन इसका जानकारी कोई नहीं। मैं दिलीप घोष को मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दिलीप घोष जी, आप मेरे मुझसे बड़ा है, मैं आपको जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। आप एक आवेदन कीजिए और लेटर दीजिए प्रशासन को। मैं सरकार के साथ काम करना चाहता हूँ। पहले उनको एक लेटर देना चाहिए, उसके बाद जहां पर जाना चाहिए। और ऐसे 20-50 लोगों के साथ नहीं, क्योंकि 4 प्रॉब्लम है। ठीक है चंद्रबोस जी, जल्दी से जवाब दीजिए। एक तूफान, तीसरा लॉकडाउन, और इसके बाद भी बिजली पानी का समस्या है। एक काम हुआ, इसके लिए मैं चंद्रबोस जी आवेदन कीजिए, एक लेटर दीजिए। देखिए जहाँ जाना चाहते आप सुन लीजिए बादल देवनाथ जी, उसके बाद जाइए। चंद्रबोस जी बोलिए आप। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी भी अनुरोध कर सकता है। जो विपक्ष में जो दल है, पार्टीज है, ममता बनर्जी चिट्ठी दे सकता है कि आप लोग आइए, एक साथ बैठ के हम लोग बात करते हैं, ये समाधान का रास्ता निकालते हैं। द चीफ मिनिस्टर मस्ट ऑल्सो टेक द इनिशिएटिव। वो इनिशिएटिव खाली लेता है कि कितना पैसा आए, सेंटर से, केंद्र से इतना पैसा आना चाहिए, दैट इज ऑल शी इज इंटरेस्टेड। ये तो बहुत गलत है। आप देखिए, पैसा जरूर आएंगे। सेंटर प्रधानमंत्री, उनको अनुरोध किया गया तो 1000 करोड़ उन्होंने दे दिया है, ठीक है, मगर ये पैसा भी सही जगह जाना चाहिए। इट शुड गो टू द राइट पीपल। इसको कौन कोऑर्डिनेट करेंगे? आज देखिए, प्रशासन एकदम पूरी तरह फेल है, तो आर्मी को बुलाना चाहिए था। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। चलिए, हम केपेबल नहीं है। शुक्रिया आप सभी का, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बादल देवनाथ जी आपका, चंद्रबोस जी आपका। और आइए बढ़ते आगे। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना मरीजों और क्वारंटीन सेंटर में मोबाइल नहीं रखने का अपना फैसला वापस ले लिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक मरीजों और क्वारंटीन सेंटर में रहने वालों को एहतियात के साथ मोबाइल रखने की इजाजत रहेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि कोरोना मरीज इलाज के दौरान अस्पताल वार्ड में अपने पास मोबाइल नहीं रख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर अस्पताल के वार्ड इंचार्ज को परिवार वालों से बात करवाएंगे। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस वजह से दिल्ली वालों को गर्म हवाओं के थपेड़े सहने पड़ रहे हैं। दिल्ली के पालम इलाके में आज अधिकतम 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि सफदरजंग में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है। रविवार के दिन एक बार फिर 1 डिग्री तापमान बढ़ा है, यानी एक दिन पहले जो 44 डिग्री राजधानी दिल्ली में तापमान था, वो आज बढ़कर 45 डिग्री पहुंच चुका है। और पालम में मौसम विभाग ने ये दर्ज किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान आज 45 डिग्री है और इस धूप और गर्मी के साथ साथ जो सफदरजंग का तापमान है वो आज 44.6 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। इसका मतलब साफ है कि आसमान में बादल भले ही ना हो, लेकिन जो सड़क है वहाँ पर तपती गर्मी जो है लोगों के होश उड़ा रही है। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि लोग इस गर्मी में बचाव के लिए सभी चीज़ें रखें अगर वो सड़क पर निकलते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के हालात हैं और लॉकडाउन में लोग उसी तरह से घर के अंदर कैद हैं। लेकिन जो लोग बाहर निकल रहे हैं या फिर प्रवासी मजदूर जो अलग अलग जगह जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त दिल्ली की गर्मी है। उत्तर भारत के कई इलाके अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी की चपेट में रह सकते हैं। मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी कर कहा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में 45 डिग्री को पार कर सकता है तापमान और जबरदस्त लू चल सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर उत्तर भारत के कुछ इलाकों में पारा 47 डिग्री के भी पार जा सकता है। इस मौसम में इस साल पहली बार मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को राजस्थान के पिलानी में पारा 46.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 508 नए मरीज सामने आ चुके हैं। नए मरीजों के सामने आने के बाद दिल्ली के मरीजों की संख्या 13,481 हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 261 तक जा पहुंची है, जबकि दावा यह किया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में कल रात के 12 बजे तक कुल मिलाकर 13,418 13418 केसेस पॉजिटिव मिले हैं अभी तक, जिसमें कल के 508 केसेस जुड़ गए हैं। 273 लोग कल रिकवर हुए हैं। कुल मिलाकर 6,540 लोग रिकवर हो चुके हैं। 273 और अभी तक कुल मिलाकर 261 डेथ्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और एक्टिव केसेस जो हैं 6617 एक्टिव केसेज। लॉकडाउन में राहत दिए जाने के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चेन्नई में कार बनाने वाली एक नामी कंपनी के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कंपनी की फैक्ट्री में काम शुरू हुए एक हफ्ता ही हुआ है और एक हफ्ते के भीतर ही 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तीनों कर्मचारियों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है, जबकि कंपनी सभी तरह की सावधानी बरतने का दावा कर रही है। लॉकडाउन में राहत दिए जाने के बीच अब राजस्थान में कोरोना के 152 नए मरीज सामने आ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि 150 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज आज सुबह से दोपहर तक ही सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 6,894 तक जा पहुंची है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 161 हो गई है। तो वहीं जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा 26 लोग पॉजिटिव हुए हैं, जबकि राजसमंद में 24 और उदयपुर में 18 मरीज पॉजिटिव पाए गए। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहां पर मरीजों की जो तादाद है वो 47,000 के पार तक जा पहुंची है। आप देख सकते हैं भारत में कुल मामले कितने हैं। महाराष्ट्र जो कि पहले पायदान पर है, 47,190 केस यहां सामने आ चुके हैं। गुजरात, तमिलनाडु दूसरे पायदान पर 15,512 संख्या के साथ, तो गुजरात 13,664, दिल्ली 12,910 और राजस्थान 6,742 मरीज यहां पर अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये आंकड़े भारत में और आइए अब आपको दिखाते हैं कि देश भर में ये आंकड़े कहां तक पहुंचे। दुनिया में कुल मामले 53,10,362, तो वहीं अमेरिका पहले पायदान पर बना हुआ है 16,22,612 मरीजों के साथ। ब्राजील दूसरे पायदान पर 3,47,398 मरीज। रूस में 3,35,882 मामले कोरोना पॉजिटिव। ब्रिटेन चौथे पायदान पर, जबकि स्पेन 5वें पर।